हाय फ्रेंड्स, आप लोग का करंट के कुछ टॉपिक में जो रोजगार तक यूट्यूब चैनल पर चल रहा है, करंट से रिलेटेड क्वेश्चन, अभी जो हाल में जो घटनाएं घटी हैं उससे कुछ संबंधित टॉपिक के बारे में पर डे आपको बताया जाएगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत फ़ायदा करेगा। चलिए आज का देखते हैं क्या है। टॉपिक है ब्रह्मोस एनजी मतलब एनजी का अर्थ हुआ नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल। हम लोग जानते हैं ब्रह्मोस जो मिसाइल है भारत और रसिया के संयुक्त परिक्रम से उत्पादित किया जा रहा है। ब्रह्मोस जो मिसाइल है एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल मतलब ये आपको जो पृथ्वी है उससे इतनी नज़दीक जाती है कि रडार के पकड़ में नहीं आता है। अभी एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार ब्रह्मोस एनजी मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया जाएगा, वो कब किया जाएगा? 2026 में। और ये आशा किया जा रहा है कि इसका उत्पादन 2027-28 उत्पादन कब किया जाएगा? 2027-28 में किया जाएगा। जो ब्रह्मोस एनजी मिसाइल है वो क्या है? ये एक उन्नत सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। भारत और रसिया का संयुक्त उपक्रम उद्यम से बनाया गया है। ये छोटा है। क्या है? ये तो सुपरसोनिक है। सुपरसोनिक क्या होता है? सुपरसोनिक ये ध्वनि की गति से माप किया जाता है कि इसकी स्पीड को। सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, तीन तरह के होते हैं। सुपरसोनिक क्या होता है? सुपरसोनिक 1.2 मैक से 5 मैक तक होता है। सुपरसोनिक कितना? 1.2 मैक से 5 मैक होता है। यह एक छोटा, हल्का और अधिक बहुउद्देशीय घातक संस्करण है, जो कि ये छोटा है, हल्का होगा, मतलब कहीं भी ले जाना इसका आसानी में होगी। अब इसको कहाँ का इस्तेमाल कर सकते हैं? ये जो सुखोई जो अपना वायुयान है उस पर इसको फिक्स किया जा सकता है। जो LCA तेजस है या पनडुब्बी या नौसेना का जो प्लेटफॉर्म होता है उससे भी ब्रह्मोस एनजी मिसाइल को छोड़ा जा सकता है। इसकी क्षमता 3 इसकी गति 3.5 मैक है। कितना है? 3.5 मैक क्या है? गति है। क्षमता क्या है? क्षमता आपको मतलब क्षमता का अर्थ हुआ कि ये 290 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता होगी। इसको बढ़ाकर 450 किलोमीटर तक किया जा सकता है। कितना? 450 किलोमीटर तक। निर्यात अभी एनजी मिसाइल का निर्यात नहीं किया जा रहा है। अभी ब्रह्मोस मिसाइल का जो पारंपरिक मिसाइल है भारत की क्रूज मिसाइल, उसको फिलीपींस को निर्यात किया जा रहा है 2024 से। ये रहे आपके ब्रह्मोस मिसाइल से संबंधित कुछ तथ्य। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है? जलवायु जोखिम सूचकांक 2025। अभी हाल ही में जो जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 क्लाइमेट इंडेक्स है, ये आपको 1993 से लेकर 2022 तक के हुए प्राकृतिक घटनाओं से संबंधित सूचकांक है। जिसमें क्या हुआ? प्राकृतिक आपदा, जिसमें आर्थिक और मानवीय जो क्षति होती है उसके आधार पर इसको लिस्ट किया गया है। उन प्राकृतिक आपदाओं या चरम मौसम से जो क्षति, मौसम से आर्थिक एवं मानवीय क्षति होती है, उसके आधार पर जलवायु जोखिम सूचकांक को तैयार किया जाता है। इसको कौन तैयार करता है? जर्मन वॉच ने सर्वप्रथम 2006 में, कौन इसका प्रकाशक है? जर्मन वॉच। कब किया था? सबसे पहले 2006 में।
सूचकांक तैयार करने की पद्धति क्या है? सूचकांक तैयार करने की पद्धति 3 घटनाओं पर की जाती है। जल विज्ञान, मौसम विज्ञान, क्या क्या? जल विज्ञान, मौसम विज्ञान और आपको जलवायु विज्ञान। भारत 1993 से लेकर 2022 तक 400 से अधिक चरम मौसम घटनाएं भारत में हुई है। कितना? 400 से ज़्यादा घटनाएं हुई हैं। कब से कब के बीच में? 1993 से लेकर 2022 में, जिसमें आपको जो 400 घटनाएं हुई हैं उसके कारण लगभग आपको 180 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ है। कितना? 180 अमेरिकी डॉलर। लगभग आपको 80,000 लोगों जो मानवीय क्षति हुई है। कितना? 80,000 से ज़्यादा। आप सोच सकते हैं 400 से अधिक घटनाएं घटी हैं जिसके कारण इतना नुकसान हुआ। किसको? भारत की अर्थव्यवस्था पर नुकसान पड़ा है। चलिए, और इस बार जो जोखिम सूचकांक आया है उसमें भारत की ये सब घटनाओं को देखते हुए भारत का स्थान 6ठे स्थान पर रखा गया। कब? जहाँ ज़्यादा जोखिम होता है वहाँ पर उस देश की जो सूचकांक होता है सबसे ऊपर होता है। भारत का 6ठे स्थान पर है। 6वें स्थान पर भारत का जलवायु जोखिम सूचकांक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या कह रहा है? अगला टॉपिक है ब्रह्मगिरी वन्य जीव अभयारण्य। अभी क्या विवाद है? वन्य जीव जो ब्रह्मगिरी वन्य जीव अभयारण्य है, आपको ये कर्नाटक के कडागू जो जिला है उसमें मिल सकता है, जो पश्चिमी घाट है। अभी कर्नाटक सरकार ने, जो कर्नाटक सरकार है, सरकार ने मान लीजिए वन अभयारण्य है, इसके चारों तरफ एक जोन होता है। ये जोन, इस जोन को कहते हैं बफर जोन। बफर जोन जो आपको जैव विविधता के या पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में सेंसिटिव एरिया होता है। यहाँ पर जो कर्नाटक सरकार ने इस जोन में एक आदिवासी गांव को स्थापित करने या बसाने का निर्णय लिया, जिसका पर्यावरणविद ने, जो हमारे पर्यावरण से संबंधित विद्वान हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। कहाँ अवस्थित है ये? पश्चिमी घाट पर। पश्चिमी घाट कहाँ? कर्नाटक के कडागू जिले में अवस्थित है। यहाँ किस प्रकार की वनस्पतियाँ मिलती हैं? यहाँ 16 घास। कौन सा? 16 घास। यहाँ पर आप 16 घास को देख सकते हैं। सदाबहार वन, सदाबहार वन एवं अर्ध सदाबहार वन आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर ये जो अभयारण्य है आपको तेंदुआ, गौर, जो बार्किंग डियर है, या मैकॉक या नीलगिरी लंगूर के लिए ये प्रसिद्ध है। किसी के लिए? बार्किंग डॉग, बार्किंग डॉग, बार्किंग डियर, मैकॉक, तेंदुआ आदि के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है हम लोग का लोक लेखा समिति। अभी ये हाल में चर्चा में रहा है। क्यों चर्चा में रहा है? लोक लेखा समिति ने जो हमारे जो राजमार्ग हैं उस पर जो टोल टैक्स उछला जाता है उससे संबंधित जो नियम है, उन नियमों की समीक्षा करने के लिए सरकार को कहा है। किसका? क्यों चर्चा में है? टोल टैक्स
के नियम की समीक्षा करने का आग्रह किया किससे? केंद्र सरकार से। लोक लेखा समिति के बारे में जानते हैं। लोक लेखा समिति की उत्पत्ति जो 1919 के भारत शासन अधिनियम आया था, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है, उसके प्रावधान के अनुसार किया गया था। कब किया गया था? 1921 में। 1921 में इसकी उत्पत्ति की गई थी। इसका गठन किस तरह होता है? इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को मिलाकर लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं इसका गठन करते हैं। इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। गठन किससे होता है? लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा होता है। इसके सदस्य कितने होते हैं? टोटल 22 होते हैं, जिसमें से 15 जो होते हैं ये आपको लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से। कितने 15 और 7। इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष लोकसभा का कोई सदस्य हो सकता है। लोकसभा का सदस्य ही, लेकिन परंपरा के अनुसार, जो हमारी परंपरा चलती आ रही है उसके अनुसार जो विपक्षी नेता होते हैं उसे लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। इसका कार्य क्या है? जो सरकार का वित्तीय लेखा जोखा से संबंधित जो कार्य है उसके संबंध में ये समीक्षा करता है और सरकार को या संसद को रिपोर्ट देता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है मिशन अमृत सरोवर। ये क्यों चर्चा में रहा है अभी? ये अभी चर्चा नहीं इसलिए रहा है, जनवरी तक लगभग 68,000 कितना 68,000 जनवरी तक 68,000 जलाशय एवं तालाब का जीर्णोद्धार या निर्माण किया गया है, इसलिए ये चर्चा में रहा है। इस मिशन के बारे में जानते हैं। इस मिशन की शुरुआत कब की गई थी? इस मिशन की शुरुआत 24 अप्रैल 2022 में की गई थी। ये जो मिशन लाया गया था, ये मिशन अमृत सरोवर, क्या था इसके कारण आपको कई जगह पर जल संकट होते थे। बहुत जगह पर उस जल संकट से समस्या से समाधान पाने में कुछ मदद मिला है। इसका उद्देश्य क्या है? प्रत्येक जिले में कम से कम 75 जलाशय एवं तालाबों का जीर्णोद्धार करना या निर्माण करना था। दूसरा, इसके अंतर्गत मनरेगा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जैसी एकीकृत ये व्यवस्था है। कौन कौन? मनरेगा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एवं राज्य से संबंधित जो भी जल से संबंधित योजना, इसको मिलाकर ये इसका एकीकृत क्रियान्वयन किया जाना था। इसके लिए अलग से कोई वित्तीय आवंटन नहीं किया गया। ये रहे आपके आज के कुछ टॉपिक जो करंट से रिलेटेड थे। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।